नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने कॉलरिज पर बात की थी और उससे पहले हमने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत को समझा था। यानी हम पाश्चात्य आलोचकों की दृष्टि को समझ रहे हैं, उनके काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण को समझ रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए टी.एस. इलियट के परंपरा और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टी.एस. इलियट की ऐसी कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां थी जिसके कारण वे एक इतने विख्यात, सुविख्यात मैं कहूंगी कि अंग्रेजी साहित्यकार और आलोचक के रूप में उभरे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लेकिन उनकी उन परिस्थितियों को जान लेना बहुत जरूरी है जिसने उनकी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित कर चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। दूसरी बात, परंपरा और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत को समझने से पहले दोस्तों उनके दृष्टिकोण के कुछ एक बिंदु हैं, उनको समझना जरूरी है। तो हम पहले उन बिंदुओं पर बात करेंगे, उसके बाद हम परंपरा और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए इलियट को समझने से पहले। तो इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टीयर्न्स इलियट था, यानी थॉमस का टी और स्टीयर्न्स का एस, तो टी.एस. इलियट। एक और बात मैं आपको बता दूं, इलियट की अंग्रेजी में स्पेलिंग होती है और इसका असली जो उच्चारण है वो है एलियट। लेकिन क्योंकि हिंदी साहित्य में इलियट नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध और लोक प्रचलित हो गया है कि एलियट शब्द का प्रयोग करने में, जबकि वो शुद्ध है, भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम भी यहां पर इलियट शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलियट अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है और उसका हिंदी रूपांतर क्या है। इसके बाद जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को अमेरिका के सेंट लुई नामक स्थान पर हुआ। यानी आपको ध्यान रखना है कि ये जन्मे कहां थे? अमेरिका में। इलियट के पितामह यानी दादा रेवरेंड, रेवरेंड का जो ये आर रे और व लिखा हुआ है दोस्तों, ये अंग्रेजी में एक शब्द होता है रेवरेंड, जो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित, सम्माननीय, ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं। खास तौर से अंग्रेजी में उन लोगों के साथ इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन लोग के नाम के आगे, जो चर्च आदि से जुड़े हुए होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं। तो और दूसरा, उनके साथ जो विशेष ज्ञानी और विद्वान होते हैं। तो रेवरेंड उनके पितामह के नाम के आगे लगाया जाता था, यानी वे समाज में बहुत अधिक प्रतिष्ठित, धार्मिक रुचि संपन्न और विद्वान व्यक्ति थे। तो रेवरेंड ग्रीनलीफ इलियट उनके दादा का नाम था। उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। वे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। अब ये बिंदु आपको इसलिए यहां बताया जा रहा है ताकि आप उस परिस्थिति को समझ सकें, उस पृष्ठभूमि, उस आधार को जान सकें जिसने इलियट जैसी महान बहुमुखी प्रतिभा को विकसित किया, जन्म दिया। 1872 में, यानी जिस यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की, उसके 1872 में वे चांसलर भी रहे। इनके पिता हेनरी वेयर इलियट थे, लेकिन वे शिक्षा से जुड़े हुए नहीं थे, वे एक व्यापारी थे। लेकिन इनकी माता एक कवयित्री थी। यानी संस्कार जो इलियट को मिले, वे एक शिक्षक के, एक ज्ञान विज्ञान से युक्त परिवार के और एक कवयित्री माता के थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट लुई, जहां पर इनका जन्म हुआ था, हुई, और उच्च शिक्षा हार्वर्ड में हुई, जो आज भी विश्व का जाना माना विश्वविद्यालय माना जाता है। 1909 में हार्वर्ड से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद ये कुछ समय तक फ्रांस में रहे। 1911 में हार्वर्ड से लौटे और इनके मन में जिज्ञासा हुई कि इन्हें भारतीय दर्शन पढ़ना चाहिए, लेकिन भारतीय दर्शन पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी था। तो उस स्थिति में इन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के उद्देश्य से हार्वर्ड के प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान चार्ल्स लैंडमैन से संस्कृत पढ़ी। दोस्तों, ये बात मैं विशेष तौर पर इसलिए बता रही हूं ताकि आप जान सकें कि भारतीय संस्कृति की, भारतीय साहित्य की,
महिमा क्या है। जिस भाषा को, जिस संस्कृत भाषा को जानने के लिए विदेशी लालायित रहते हैं और अथक परिश्रम करते हैं ताकि वे उसे समझ सकें, दुर्भाग्य की बात है कि हम आज उसी की उपेक्षा करते हैं। 1917 से 1920 के मध्य प्रकाशित इनके कविता संग्रहों से 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी कविता आंदोलन को गति मिली। इससे पहले दोस्तों हमने पढ़े थे स्वच्छंदतावादी कवि वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा था, हमने कॉलरिज के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके अगली पीढ़ी के कवि हैं ये। तो ये जो इस समय अंग्रेजी कविता आंदोलन चल रहा था, वो अंग्रेजी कविता आंदोलन वो था जो वर्ड्सवर्थ के विरुद्ध खड़ा हो रहा था, वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं को नकार कर आगे बढ़ रहा था। उस अंग्रेजी कविता आंदोलन को इनके प्रकाशित कृतियों के द्वारा तीव्र गति प्राप्त करने में सहायता मिली, यानी विकास में सहजता हुई। 1915 में ये लंदन आए और 1927 में ये फ्रांस की नागरिकता इन्होंने, लंदन की, इंग्लैंड की नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर ली और चर्च ऑफ इंग्लैंड के सदस्य बन गए स्थायी रूप से, और स्थायी रूप से वे लंदन में रहने लगे। यानी जन्म उनका हुआ अमेरिका, सेंट लुई में, उसके बाद वे कुछ समय फ्रांस में रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि उनकी रचनात्मकता के लिए इंग्लैंड का वातावरण सबसे ज्यादा उपयोगी है, सहायक है, अच्छा है, तो उन्होंने स्थायी रूप से यहाँ की नागरिकता ले ली। और क्योंकि धर्म प्रधान था उस समय का समाज, तो नागरिकता के साथ साथ चर्च ऑफ इंग्लैंड की सदस्यता लेना भी आवश्यक था। तो उस स्थिति में इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड की सदस्यता भी ली और वे स्थायी रूप से 1927 में लंदन, 27 से 15 में ही आ गए थे, लेकिन नागरिकता के बाद स्थायी निवास इनका लंदन हो गया। यही इन्होंने बैंक में, क्योंकि जीविका केवल रचना कर्म करने से जीविकोपार्जन नहीं होता, इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए इन्होंने यहाँ बैंक में क्लर्क की नौकरी की और उसके बाद कुछ समय तक विद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। इसी दौरान उनकी मित्रता उस समय के दो प्रभावशाली साहित्यकारों से हुई, जिनका नाम है टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड। टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड, ये दोनों वो साहित्यकार थे दोस्तों जिन्होंने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा स्थापित मान्यताओं को का विरोध किया और नए दृष्टिकोण से साहित्य की आलोचना करने पर बल दिया। इन्हें बिंबवादी और प्रतीकवादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। बिंबवादी यानी ऐसे साहित्य के सृजन पर इन्होंने बल दिया जो पूरा का पूरा दृश्य पाठकों के समक्ष साकार कर दे। बहुत सरल शब्दों में इसको इस तरीके से समझेंगे, यानी भाषा में चित्रात्मकता, बिंबात्मकता के गुण को इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया। और प्रतीकवादी होने का मतलब यह है कि हम साधारण अपने आसपास के पर्यावरण से ग्रहण कर कुछ एक वस्तुओं को काव्य में चित्रित करें और उनके माध्यम से किसी गहन अर्थ की अभिव्यक्ति करें, जैसा कि प्रतीकों में होता है, वो है प्रतीकवादी आंदोलन। तो ये दोनों साहित्यकार उस समय के उन साहित्यकारों में से थे जिन्होंने बिंबवाद और प्रतीकवाद का समर्थन किया और उनसे इनकी मित्रता हो गई, यानी इलियट उनके मित्र बन गए। जाहिर सी बात है कि जो प्रतिभा, रचनात्मक प्रतिभा उनमें जन्मजात थी, उन्हें अनुकूल परिस्थितियां भी वहां मिली और उसके बाद वे एक विशिष्ट साहित्यकार के रूप में उभर कर सामने आए। उनकी रचनात्मकता को निखारने की दृष्टि से ये मित्रता पर्याप्त उपयोगी रही। बिंबवादी कवि एजरा पाउंड ने उनकी प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड का संशोधन किया। ये बिंदु जानने लायक है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कविता, उनकी सबसे चर्चित जो कविता है वो द वेस्टलैंड है। 1925 में उन्होंने वहां का एक प्रकाशक संस्थान था फेबर एंड फेबर, वहां के प्रकाशन संस्थान के वे निदेशक बन गए, यानी कि पूरे उस प्रकाशन गृह को अपने निर्देशन में संचालित करने लगे। यहाँ इस फेबर एंड फेबर प्रकाशन गृह से एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती थी जिसका शीर्षक था द क्राइटेरियन, और उस क्राइटेरियन पत्रिका का, उस मैगजीन का इन्होंने संपादन भी किया। इलियट को एक साहित्यकार के रूप में स्थापित करने में इस पत्रिका की महती भूमिका रही। इनकी कविता द वेस्टलैंड सबसे पहले 1922 में इसी पत्रिका में, द क्राइटेरियन में भी प्रकाशित हुई और इनकी बहुत सारी आलोचनाएं, समीक्षाएं भी इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1948 में वे विश्व के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 4 जनवरी 1965 को लंदन में उनका निधन हो गया। आपको ध्यान रखना है
1888 से 1965, यानी 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण है और 20वीं शताब्दी के मध्य तक वे रहते हैं। इन्होंने अनेक कृतियां लिखी, जिनमें से 1920 में प्रकाशित द सेक्रेड वुड, 1922 में प्रकाशित द वेस्टलैंड, 1932 में प्रकाशित सेलेक्टेड एसेज, 1933 में प्रकाशित यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म विशेष उल्लेखनीय है। और इनके जो भी काव्य शास्त्र के संबंध में सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, जिनका अध्ययन करते हैं, उनका समय समय पर इन्हीं रचनाओं से उनकी जानकारी हमें मिलती है। बहुमुखी साहित्य सृजन, क्योंकि निबंध भी लिखे उन्होंने, कविताएं भी लिखी, आलोचनाएं भी लिखी, तो बहुमुखी साहित्य सृजन और उनकी मौलिक विचारों के कारण अंग्रेजी साहित्य में 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी पहले के 50 वर्ष, यानी 1900 से लेकर के और 1950 तक, क्योंकि 1965 तक थे तो 1965 तक मान लीजिए, का पूर्वार्ध इलियट युग के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदी साहित्य में एक युग प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से ये युग जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 50-65 वर्ष है, वे इलियट युग के नाम से अंग्रेजी साहित्य में जाने जाते हैं। इसी से पता चलता है कि जिस तरह से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी प्रेमचंद ने, उसी तरह की भूमिका अंग्रेजी साहित्य में इलियट ने निभाई। इलियट ने साहित्य शास्त्र पर कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा। उनकी साहित्य शास्त्रीय जितने भी विचार हैं, वो उनके निबंधों, उनके लेखों, उनकी समीक्षाओं और समय समय पर उनके द्वारा दिए गए भाषणों से हमें ज्ञात होते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके। प्रथम आलोचनात्मक इनकी जो कृति है वो है द सेक्रेड वुड। इसमें संकलित एक निबंध है दोस्तों, जो इस पूरी की पूरी चर्चा का आधार है। इसको आपको भूलना नहीं है। और उस निबंध का शीर्षक है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, यानी ट्रेडिशन यानी परंपरा और इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, टैलेंट यानी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता नामक लेख उनकी आलोचना का मूल आधार है और प्रस्थान बिंदु है। यानी एक आलोचक के रूप में, एक काव्य शास्त्रीय विश्लेषक के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा इस निबंध से ही शुरू की और यही निबंध उनके दृष्टिकोण का आधार बना, जिसका पर्याप्त विरोध भी किया गया, लेकिन अंततः इलियट को अपने मत को स्थापित करने में सफलता मिली। उनकी कृति द वेस्टलैंड को आलोचकों ने साहित्यिक धोखाधड़ी, क्योंकि जब भी कभी कोई नया दृष्टिकोण साहित्य जगत में जन्म लेता है, विकसित होता है, तो क्योंकि वो पूर्ववर्ती दृष्टिकोणों के विरोध में खड़ा होता है, एक नई मान्यता को लेकर खड़ा होता है, इसलिए हमेशा उस पर आक्षेप लगाए ही जाते हैं। ये बात हमने वर्ड्सवर्थ के संदर्भ में भी पढ़ी थी। तो वही स्थिति यहाँ इलियट की भी हुई और उन्होंने जैसे ही उनका द वेस्टलैंड प्रकाशित हुआ तो उस पर आरोप लगाया कि ये साहित्यिक धोखाधड़ी है, यानी साहित्य जगत में भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया गया लिटरेरी हॉक्स। इलियट ने अपनी आलोचना को अपनी काव्य कर्मशाला का सह उत्पाद माना और कार्यत्री यानी क्रिएटिव और भावयित्री यानी क्रिटिकल प्रतिभा को एक दूसरे का पूरक माना। यानी इलियट का मानना था कि वे एक मूलतः एक आलोचक नहीं है, वे कवि हैं और वे जो कुछ भी काव्य सृजन करते हैं उसी के साथ साथ अपने आप उनकी आलोचकीय दृष्टि भी विकसित होती है। यानी उनकी आलोचकीय दृष्टि, उनके आलोचनात्मक जो लेख हैं, वो उनकी काव्य कर्मशाला के बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाय प्रोडक्ट्स यानी सह उत्पाद, जिसके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया है। जैसे दूध मूल रूप में एक तत्व होता है, एक पदार्थ होता है, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं दही, छाछ, मक्खन आदि। उसी तरह से इलियट ने माना कि उनका जो मूल उत्पाद है, उनका जो मूल सृजन है, वो आलोचना नहीं है बल्कि काव्य कर्मशाला है, यानी काव्य सृजन है। और उसी का बाय प्रोडक्ट यानी उसी का सह उत्पाद है उनका आलोचकीय दृष्टिकोण, उनके आलोचनात्मक लेख। और उन दो प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, हम इसको भारतीय काव्य शास्त्र में भी पढ़ चुके हैं। कार्यत्री प्रतिभा जो नैसर्गिक होती है, जन्मजात होती है और अनुकूल परिवेश पाते ही विकसित होती है, जिसका संबंध सीधा का सीधा दोस्तों होता है सृजन से। सृजन चाहे कविता का हो, चाहे निबंध का हो, चाहे कथा, कहानी, चित्र बनाने का हो, भवन बनाने का हो, मूर्ति बनाने का हो, सृजन तो सृजन है।
तो प्रतिभा, जो सृजन की प्रतिभा होती है, जो रचनात्मकता होती है, वो जन्मजात होती है, नैसर्गिक होती है और अनुकूल परिवेश पाते ही विकसित होकर प्रबल रूप में सामने आती है और सृजन की प्रेरणा व्यक्ति के हृदय से स्वतः ही प्रबल रूप में उत्पन्न होने लगती है। तो ये प्रतिभा यानी कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री यानी किसी भी सृजित वस्तु को आलोचकीय दृष्टिकोण से देखने, उसके संवेगों, उसकी संवेदनाओं को परखने, उनका निरीक्षण करने की जो क्षमता है, ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे की पूरक है, ऐसा मानना था इलियट का। इलियट ने जो आलोचना के जितने भी सिद्धांत बनाए, जो भी निबंध आलोचनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखे, वो सर्जक की दृष्टि से यानी एक सृजनकर्ता, एक कवि की दृष्टि से लिखे गए थे, लेकिन उनकी दृष्टि काव्य पर यानी साहित्य पर केंद्रित थी। इससे पहले के जो आलोचनाएं थी वो कवि केंद्रित आलोचनाएं थी, लेकिन इलियट ने उस धारा को, उस परंपरा से चली आ रही धारा को एक नया मोड़ दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि काव्य आलोचना का विषय होना चाहिए, कवि नहीं। तो इसलिए उन्होंने सर्जक की दृष्टि से आलोचनाएं लिखी और आलोचना और लेखन का, सृजन कर्म का जो उद्देश्य था, जो प्रयोजन था, वो माना रुचि परिष्कार। रुचि परिष्कार में भाषा का परिष्कार, चिंतन का परिष्कार और दृष्टिकोण का परिष्कार सब कुछ शामिल है। उन्होंने कहा कि कोई भी रचना इस उद्देश्य से लिखी जानी चाहिए कि वो न केवल लेखक की रुचियों को परिष्कृत करे, उसे, उसके दृष्टिकोण को व्यापक आयाम दे, बल्कि जो कोई भी उसे पढ़े, उसे सुने या उसे नाटक के रूप में देखे, उनकी रुचियां भी परिष्कृत हों, उनके भी ज्ञान का क्षेत्र, उनके भी दृष्टिकोण व्यापक हो। यही उद्देश्य किसी भी साहित्यिक कृति का होना चाहिए। उनके काव्य सिद्धांत और उनकी मान्यताएं उनकी कविताओं में प्रतिफलित हुई हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो भी कविताएं, जो भी भाषण, जो भी लेख उनके द्वारा लिखे गए, वे सब उनके इस दृष्टिकोण के साक्षी हैं, इस दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। उन्होंने काव्य कृतियों के आधार पर ही अपने सिद्धांत निर्धारित किए। उनका जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत है वो उनकी काव्य प्रतिभा का ही बाय प्रोडक्ट, क्योंकि वो मानते हैं, सह उत्पाद मानते हैं कवि कर्म का। तो जो कुछ उन्होंने काव्य कृतियों में लिखा, कविताओं में लिखा, उसी के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्धारण किया। यानी उनकी वे अनुभूतियां जो सृजन के दौरान उनके हृदय में अनुभव उत्पन्न हुई, वही उनके काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के निर्धारण का आधार बनी। इलियट के पूर्ववर्ती अधिकांश समीक्षकों की समीक्षा प्रणाली यानी 19वीं शताब्दी यानी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये जो 19वीं शताब्दी थी, इन्होंने अपने पूर्ववर्ती काव्य धारा से नवीन रास्ता अपनाया था और इन्होंने रोमांसवादी सौंदर्य शास्त्र से अपने आप को प्रभावित माना था और इसको हमने पिछले सत्र में पढ़ा था। इसको नाम दिया गया था स्वच्छंदतावाद, जो किसी भी प्रकार के बंधन और रूढ़ियों को न भाषा के क्षेत्र में न किसी अन्य क्षेत्र में स्वीकार करते हैं और ग्राम्य भाषा यानी आम जन की भाषा के प्रयोग पर बल दिया था। तो जिस समय इलियट हुए उस समय यही परंपरा, रोमांसवादी सौंदर्य शास्त्र की जो परंपरा थी आलोचना के क्षेत्र में, वही चल रही थी और उनसे पहले के जितने भी आलोचक थे उनकी समीक्षा दृष्टि इसी रोमांसवादी सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित थी। और ये सौंदर्य शास्त्र जो था, रोमांसवादी सौंदर्य शास्त्र, इसका मूल आधार था कवि की व्यक्तिगत भावना और कल्पना। वैयक्तिकता, भावना की प्रधानता और कल्पनाशीलता, ये इस समीक्षा के आधारभूत बिंदु थे। इलियट ने स्पष्ट घोषणा की, इन सब पूर्ववर्ती मान्यताओं का विरोध किया। कौन कौन सी पूर्ववर्ती मान्यताएं? व्यक्तिवाद, भावना की प्रधानता और कल्पना की प्रधानता, इनका विरोध करते हुए इलियट ने क्या कहा? इलियट ने कहा, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव एप्रिसिएशन इज डायरेक्टेड नॉट अपॉन द पोएट बट अपॉन द पोइट्री। यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने जो अपने मानदंड निर्धारित किए उसमें स्पष्ट रूप से घोषणा की कि आलोचना का विषय काव्य होना चाहिए, कवि नहीं। तो उन्होंने कहा ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म यानी ईमानदार जो आलोचना है, जो सूक्ष्म आलोचना है, उसका आधार कवि नहीं होना चाहिए अपितु कविता होना चाहिए। अर्थात सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है।
फलतः 20वीं शताब्दी की यूरोपीय समीक्षा में व्यापक वैचारिक नूतनता की भावना दिखाई दी। यानी रोमांसवादी जो सौंदर्यवादी आलोचना पद्धति चल रही थी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के समय से, उसमें बदलाव दिखाई देने लगा जैसे ही इलियट ने ये घोषणा की। एक नई धारा आलोचना के क्षेत्र में निकलकर सामने आने लगी। इलियट साहित्य में स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे, जबकि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज स्वच्छंदतावाद के समर्थक थे। लेकिन इलियट ने उसका विरोध किया। उन पर फ्रांस के प्रतीकवादी आंदोलन, अभी प्रतीकवाद एजरा पाउंड और टीई ह्यूम की चर्चा हम कर चुके हैं, और अंग्रेजी के मेटाफिजिकल कवियों का प्रभाव था। मेटाफिजिकल जो आध्यात्मिक है, उनका प्रभाव था, इसलिए उनका विरोध किया किसने? इलियट ने। अब बात आती है, इससे पहले कि हम परंपरा और निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को समझें, कुछ एक काव्य के संबंध में उनके विचार बिंदु हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इलियट के काव्य सिद्धांतों में शास्त्रीयता का समर्थन किया गया, परंपरा का महत्व स्थापित किया गया, कला की निर्वैयक्तिकता यानी व्यक्तित्व की छाप, कलाकार के व्यक्तित्व की छाप उसकी कला पर नहीं होनी चाहिए, यह स्थापित किया गया, और वस्तुगत समीकरण के सिद्धांत। ये कुछ एक सिद्धांत हैं जो टीएस इलियट ने प्रभावित किए, स्थापित किए, प्रवर्तित किए, और इनको संक्षेप में पढ़ते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत आखिर है क्या। वह आधुनिक कविता का संबंध आधुनिक संवेदना से मानते थे। उनका दृष्टिकोण क्या था कि आधुनिक कविता का मतलब है जिसमें आधुनिक संवेदनाएं यानी परिवेश के अनुरूप भावों की अभिव्यक्ति हो, जबकि आधुनिक संवेदना एक जटिल संवेदना है। जटिल संवेदना होने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति के जीवन की जटिलताएं दोस्तों जिस तरीके से बढ़ती हैं, वैसे वैसे उनकी संवेदनाएं भी जटिल होती हैं। जब हम प्रारंभिक युग में थे, हमारे पूर्वज प्रारंभिक युग में थे, उस समय जीवन सादा और सरल था, तो संवेदनाएं भी सरल थी। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हुई, जीवन जटिल होने लगा और संवेदनाएं भी जटिल होने लगी। और क्योंकि आधुनिक युग जटिलता का युग है, जीवन जटिल है, तो संवेदनाएं भी जाहिर सी बात है जटिल होंगी। तो उन्होंने कहा कि आधुनिक कविता में जो भी संवेदनाएं अभिव्यक्त हों, वो आधुनिक परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। वह साहित्य और काव्य में सामूहिक जगत की परेशानी यानी आधुनिक संवेदनाएं क्या है? सामूहिक जगत यानी संसार की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी भीषणता है और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सबको अभिव्यक्ति देना उचित मानते थे। उनकी कविता द वेस्टलैंड में यही भावनाएं अभिव्यक्त की गई हैं। अब बात आती है कि हमने पढ़ा था अभी कि उन्होंने शास्त्रवाद का समर्थन किया। तो शास्त्रवाद के समर्थन से उनका क्या तात्पर्य है, उसे हम समझ लेते हैं। इलियट साहित्य में आधुनिकता का प्रतीक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सभी साहित्यिक मान्यताओं को खारिज कर, निरस्त कर नए मार्ग का प्रवर्तन किया, इसलिए वे आधुनिकता के प्रतीक माने जाते हैं। आधुनिकता को अक्सर इलियट ने कहा कि आधुनिकता को लोग समसामयिकता से जोड़ लेते हैं। समसामयिक का मतलब है जिस क्षण विशेष में हम रह रहे हैं उससे संबंधित, और आधुनिक एक दृष्टिकोण है। तो आधुनिकता को प्राय समसामयिकता का पर्यायवाची समझ लिया जाता है। आधुनिकता को हर प्रकार की प्राचीनता के विरुद्ध, कि जो भी परंपरा का विरोध है, प्राचीनता का विरोध करता है, वही आधुनिक है, ऐसा माना जाता है, जबकि इलियट की दृष्टि में ऐसा नहीं था। 1928 में इलियट ने स्पष्ट रूप से घोषणा की अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए कि मैं राजनीति में राजतंत्रवादी, यदि मेरे राजनीतिक दृष्टिकोण को पूछा जाए तो मैं राजतंत्र का समर्थक हूं, यदि मेरे धर्म की बात की जाए तो मैं एंग्लो कैथोलिक हूं, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की चर्च की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, और साहित्य में मैं शास्त्रवादी हूं। तो सबको घोर आश्चर्य हुआ क्योंकि वे आधुनिकता के प्रतीक माने जाते हैं। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि जो इलियट आधुनिकता के प्रतीक माने जाते हैं, जो ये कहते हैं कि काव्य में आधुनिक परिवेश के अनुरूप समस्याएं सामूहिक रूप से अभिव्यक्त की जानी चाहिए, वे ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति में राजतंत्रवादी हूं, जबकि राजतंत्र का मतलब है एक राजा के हाथ में पूरी की पूरी सत्ता केंद्रित हो, तो वो राजतंत्र है। धर्म में एंग्लो कैथोलिक हूं और साहित्य में शास्त्रवादी हूं, शास्त्रों का यानी प्राचीन परंपराओं का समर्थक हूं। तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए आश्चर्य होना स्वाभाविक था
क्यों? क्योंकि वे इलियट को आधुनिकता का प्रतीक मानते थे और आधुनिकता और समसामयिकता को एक मानते थे। ऐसे भ्रम में थे वे लोग, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ। किंतु इलियट ने शास्त्रवाद के लिए उन्होंने अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया क्लासिज्म। क्लासिज्म शब्द का प्रयोग हर प्रकार की प्राचीनता के समर्थन के लिए नहीं किया। शास्त्रों का मतलब क्या है? जब हम भारत में शास्त्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में शास्त्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा लक्ष्य होता है, हमारा संकेत होता है हमारे वे प्राचीन ग्रंथ जो ज्ञान के अनंत भंडार हैं, उन्हें हम शास्त्र मानते हैं और उनसे प्राप्त ज्ञान को हम शास्त्रीय ज्ञान मानते हैं। इलियट ने भी ऐसा ही माना, उसी को उन्होंने क्लासिज्म शब्द से संबोधित किया, लेकिन उनका उद्देश्य था कि मैं शास्त्रवादी हूं, मैं शास्त्रवाद का समर्थक हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी पुराना है, जो कुछ भी शास्त्रों में है, उसे मैं आंख बंद करके मान लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। यानी मैं प्राचीनता का समर्थक हूं, लेकिन हर प्रकार की प्राचीनता का मैं समर्थक नहीं हूं। ये बात जब उन्होंने कही, तो ये बात क्या है दोस्तों? उनका आधुनिक दृष्टिकोण। जब हमने आधुनिक काल पर अपने सत्र किए थे दोस्तों, तो आपने ध्यान दिया होगा, हमने आधुनिक शब्द को स्पष्ट किया था। उसी बात को, उसी बिंदु को, उसी अर्थ को आपको अपने ध्यान में रखना है कि जब व्यक्ति परंपराओं से चली आ रही धारणाओं पर को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करे, उसका परीक्षण करे कि ये जांच में कितनी सही उतरती हैं और कितनी गलत, और आज के संदर्भ में ये कितनी उपयोगी है। जब इस तरह की बुद्धि किसी व्यक्ति में आ जाए, तो वही होता है आधुनिक दृष्टिकोण। और वही बात इलियट ने कही कि मैं प्राचीनता का समर्थक हूं, लेकिन उसी हद तक प्राचीनता का समर्थक हूं जब तक कि वो प्राचीनता मेरे आगे की प्रगति में बाधक नहीं है। जो बिंदु, प्राचीनता के जो तत्व मेरी मार्ग की रुकावट बनते हैं, उनको मैं पूरी तरह से निरस्त करता हूं, उनका समर्थन मैं नहीं करता। यानी वे अंधानुकरण के, शास्त्रवाद के नाम पर अंधानुकरण के समर्थक नहीं थे, अपितु प्रौढ़ता के अर्थ में किया। उन्होंने कहा कि मैं जब कहता हूं कि मैं शास्त्रवाद का समर्थक हूं, तो मेरा उद्देश्य होता है इस बात को समझाना कि मैं प्रौढ़ता के अर्थ में शास्त्रवाद का समर्थन कर रहा हूं। प्रौढ़ता क्या है? प्रौढ़ता है परिष्कृत ज्ञान। तो उस परिष्कृत ज्ञान के अर्थ में मैं प्रयोग करता हूं, लेकिन अगर उस परिष्कृत ज्ञान में मुझे कुछ भी ऐसा लगता है जो मेरे जीवन में, मेरे मार्ग में आगे आने वाले विकास के पथ पर, समाज के, देश के विकास के पथ में रुकावट बनने वाला है, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इलियट ने वर्जिल को श्रेष्ठ क्लासिकल कवि माना। वर्जिल ने रचनाएं बच्चों लैटिन भाषा में लिखी और ये रोम के कवि थे। शेक्सपियर और मिल्टन का महत्व भी इन्होंने स्वीकार किया और इलियट ने, लेकिन उनकी दृष्टि में शेक्सपियर और मिल्टन वर्जिल से कम महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वहां वर्जिल के साहित्य को वो क्लासिकल साहित्य की, शास्त्रीय साहित्य की कोटि में रखते हैं। और एक बात और इस संदर्भ में आपको बता दूं कि उन्होंने जो एक महाकाव्य लिखा था एनीड नाम से, उसे रोम में जिस तरह से हमारे यहाँ रामायण और महाभारत, खासतौर से महाभारत को ज्ञान का अनंत भंडार या विश्वकोश, ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है, उसी तरह से वर्जिल के उस महाकाव्य को भी ज्ञान का विश्वकोश माना जाता है। इलियट के अनुसार क्लासिकल साहित्य की रचना सभ्यता की प्रौढ़ावस्था में ही संभव है। जब सभ्यता अपने विकास की उच्चतम स्थिति में होती है, तभी क्लासिकल साहित्य रचा जाता है, ऐसा इलियट ने माना। सभ्यता की प्रौढ़ता में उन्होंने किन किन बातों को शामिल किया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मस्तिष्क की प्रौढ़ता, यानी चिंतन प्रौढ़ हो जाए कि किसी भी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं हो और तटस्थ भाव से किसी भी विषय पर चिंतन कर निष्कर्ष निकालने की क्षमता से युक्त हो। और भाषा की प्रौढ़ता, अब क्योंकि चिंतन जब होगा प्रौढ़, तो उसकी अभिव्यक्ति तभी उस प्रौढ़ता को सुरक्षित रखते हुए हो पाएगी, जबकि भाषा भी उसी के अनुकूल प्रौढ़ हो, यानी पूर्ण विकसित और भावानुकूल भाषा हो, चिंतन के अनुकूल भाषा हो। तो उन्होंने जब प्रौढ़ता की बात की, तो मस्तिष्क की प्रौढ़ता और भाषा की प्रौढ़ता, दो बिंदुओं को उन्होंने स्वीकार किया। इलियट के अनुसार कोई लेखक भाषा का विकास अवश्य कर सकता है, किंतु उसकी भाषा तब तक प्रौढ़ता प्राप्त नहीं करती जब तक उसके पूर्ववर्ती लेखकों ने उसकी भूमिका तैयार नहीं की। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है।
जब इलियट कहते हैं कि कोई भी लेखक, प्रत्येक लेखक अपनी रचना के द्वारा भाषा के विकास में योगदान देता है, लेकिन कोई भी लेखक भाषा के विकास में योगदान तभी देगा इलियट के अनुसार जब उसके पूर्ववर्ती साहित्यकार जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहा है उसकी पृष्ठभूमि, उसका आधार तैयार न कर सके हो। यहां से जन्म होता है उनके परंपरा के सिद्धांत का, जिसका मूल यह है कि परंपरा में जो कुछ भी हमारे विकास के पथ पर आगे बढ़ने लायक है, जो कुछ भी समाज के लिए उपयोगी है, जो कुछ भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उपयोगी है, उन सब का हमको प्रयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि पुराना हमेशा उपेक्षित होने योग्य नहीं होता, उपेक्षणीय नहीं होता। उसमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे ग्रहण करना ही उनका परंपरा के सिद्धांत का मूल बिंदु है। आगे चले। दूसरे शब्दों में प्रौढ़ या क्लासिकल साहित्य की रचना कोई एक अकेला प्रतिभाशाली कवि नहीं कर सकता, अपितु एक पूरी साहित्यिक परंपरा उसके लिए प्रयत्नशील होती है, क्योंकि वे परंपरा को मानते थे, क्योंकि वे शास्त्रवाद को मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कोई भी एक व्यक्ति किसी परंपरा को नहीं चलाता, क्योंकि परंपराएं तो श्रृंखला होती हैं, और श्रृंखला यानी एक ही कोटि के कवियों की एक श्रृंखला, एक कड़ी जब होती है तभी साहित्यिक परंपरा विकसित होती है। यानी कोई एक अकेला प्रतिभाशाली कवि किसी क्लासिकल साहित्य को नहीं रचता, उसके पूर्ववर्ती साहित्यकार उसका आधार तैयार करते हैं, उसके आगे आने वाले जो साहित्यकार हैं वो उसके लिए वो मानदंड स्थापित करते हैं जिन पर उसे कसौटी पर कसा जा सके। तो इसलिए एक पूरी साहित्यिक परंपरा होती है जिसमें कोई भी क्लासिकल कवि एक क्लासिकल रचना यानी शास्त्रीय रचना या श्रेष्ठ उत्कृष्ट रचना प्रस्तुत करता है। इलियट ने अपनी प्रौढ़ता की धारणा में अतीत के प्रति आलोचनात्मक भाव, इस बिंदु को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। प्रौढ़ता में क्या क्या शामिल किया, हालांकि इसकी चर्चा हम कर चुके, फिर भी एक बार वापस, धारणा में अतीत के प्रति आलोचना का भाव, यानी जो भी परंपराएं हमें लेनी है हमें उन्हें आलोचना की कसौटी पर कसना है, जो तर्क की कसौटी पर कसना है, और जो कुछ भी प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, उपादेय है आज के संदर्भ में उसे ग्रहण करना है। वर्तमान के प्रति विश्वास का भाव, विश्वास किस लिए कि जो कुछ हम परंपराओं से ग्रहण कर रहे हैं ये मानकर कि ये हमारे समाज के लिए, वर्तमान के लिए उपयोगी होगा, वो ये विश्वास रखना कि ये निश्चित रूप से उपयोगी होगा, और भविष्य के प्रति सजग संदेह की बात, ये जानने की उत्सुकता कि भविष्य में इस हमारे द्वारा जो ये परंपरा, जो विश्वास व्यक्त किया जा रहा है, जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, वे भविष्य रूप में किस रूप में हमारे सामने आएंगे। तो तीन बिंदु यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति जागरूकता को उन्होंने प्रौढ़ता की धारणा में शामिल किया। संक्षेप में और सरल शब्दों में यही बात कही जाएगी, क्योंकि समय दोस्तों एक प्रवाह है, और समय एक भाग होता है अतीत, दूसरा होता है वर्तमान, और तीसरा होता है भविष्य। हम अतीत से वर्तमान को अलग नहीं कर सकते, वर्तमान से भविष्य को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अतीत की नींव पर खड़ा होता है वर्तमान, और वर्तमान की नींव पर खड़ा होता है भविष्य। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समय की श्रृंखला है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं प्रौढ़ता की बात करता हूं तो मेरा उद्देश्य होता है अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित दृष्टिकोण से। आगे चलें। नए लेखक के मन में यदि यह भाव पैदा हो जाए कि उसके पूर्ववर्ती उस सब कुछ कर चुके हैं, वह प्रौढ़ साहित्य की रचना नहीं कर सकेगा। इलियट ने कहा कि यदि कोई भी नया कवि ये मान ले कि सब कुछ तो उनके पहले से सब कुछ लिख चुके हैं, तो वो ये धारणा आते ही वो एक श्रेष्ठ साहित्य की, एक प्रौढ़ साहित्य की रचना नहीं कर सकेगा। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों की कृतियों का अध्ययन करते समय ये सोचते रहना चाहिए कि ये आधार जो मेरे पूर्ववर्ती साहित्यकारों ने मुझे दिया है, मैं इसमें क्या कुछ नया जोड़ सकता हूं, तब वो श्रेष्ठ साहित्य की रचना कर सकेगा। यदि वो ये मान लेगा कि पूर्ववर्ती साहित्यकारों ने पहले ही सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो निश्चित रूप से वो एक श्रेष्ठ या प्रौढ़ साहित्य की रचना नहीं कर सकेगा। प्रौढ़ साहित्य की रचना करके नया लेखक पूर्ववर्ती लेखकों की परंपरा को आगे बढ़ाता है। ये दूसरा बिंदु है उनके परंपरा के सिद्धांत को जो प्रस्तुत करता है, किंतु जरूरत होने पर उसके प्रति विद्रोह भी करता है।
विद्रोह क्यों करना है? क्योंकि जो अनुपयोगी है परंपरा में उसके प्रति विद्रोह करना है, जो हमारे विकास के मार्ग की रुकावट है उसके प्रति विद्रोह करना है। इलियट के अनुसार प्रत्येक महान कवि का क्लासिक कवि होना जरूरी नहीं है। कि उनका कहना था कि महान कवि होना एक अलग बात है, कोई भी एक श्रेष्ठ रचना लिखी, लोकप्रिय हो गई, महान कवि हो गए, लेकिन क्लासिक रचना लिखना, क्लासिक कवि होना बिल्कुल अलग बात है। कोई जरूरी नहीं है कि जो कवि महान हो वो क्लासिक भी हो। क्लासिक कवि कौन होगा? जो अपने पूर्ववर्ती परंपराओं को की श्रेष्ठतम चीजों को, बिंदुओं को स्वीकार करते हुए एक मील का पत्थर जैसी कृति, जो नए मानदंडों को स्थापित करने वाली जो कृति है उसकी रचना करता है, वो क्लासिकल कवि है। और जो परंपराओं में बहकर अपने हिसाब से अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं वो महान कवि है। महान कवि केवल एक काव्य रूप का पूर्णतम उपयोग करता है, उसे विशिष्ट बनाता है, एक विशिष्ट काव्य कृति देता है, लेकिन क्लासिकल कवि संपूर्ण भाषा को, कथ्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देता है। ये फर्क है एक महान कवि में और एक क्लासिकल कवि में। किसके अनुसार? इलियट के अनुसार। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि चरमोत्कर्ष को प्राप्त भाषा ही क्लासिकल कवि को जन्म दे सकती है, क्योंकि भाषा उनकी दृष्टि में क्लासिकल रचना के लिए क्लासिकल भाषा का होना जरूरी है। भाषा का विकास यदि प्रौढ़ता के स्तर तक नहीं हुआ है तो उसमें प्रौढ़ साहित्य की रचना संभव है ही नहीं। इलियट के मूल शब्द ये हैं। पोइट्री के विषय में देखिए, हमने वर्ड्सवर्थ के विषय में पोइट्री के बारे में, उन्होंने कविता के बारे में क्या कहा था? पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, यानी एक उन्मुक्त प्रवाह है भावनाओं का कविता उनकी दृष्टि में। लेकिन इलियट ने क्या कहा, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि इलियट ने अपने पूर्ववर्ती रोमांसवादी सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण का विरोध किया था। वो लिखते हैं, पोइट्री is a constant reminder of the things that can be sent only in one language and are understandable। वो लिखते हैं कि पोइट्री लगातार हमारी उन घटनाओं की स्मृति है जिन्हें एक भाषा के द्वारा प्रभावशाली ढंग से समझने योग्य, दूसरे व्यक्तियों के समझने योग्य बनाकर उन्हें उन तक पहुंचाया जाता है। यानी उन्होंने कहीं भी एक उन्मुक्त प्रवाह है कविता, इस तरह की उन्मुक्तता की बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि वे परंपरा को मानते थे, स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे। इलियट के अनुसार कवि के शब्दों में स्पष्टता और सहजता अनिवार्यतः होनी चाहिए। देखिए, जब वो ये कहते हैं दैट कैन बी सेंट ओनली इन वन लैंग्वेज एंड आर अंडरस्टैंडेबल, यानी समझने योग्य, तब उनका मतलब क्या होता है कि शब्दों में स्पष्टता और सहजता अनिवार्य रूप में होनी चाहिए। इलियट ने आदर्श भाषा के रूप को क्लासिक के विवेचन के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। यानी जहां उन्होंने क्लासिक की परिभाषा की है, अपने क्लासिक शब्द को लेकर जो अपना दृष्टिकोण है उसे अभिव्यक्त किया है, उसी संदर्भ में उन्होंने एक आदर्श भाषा कैसी होनी चाहिए इस बिंदु पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। आदर्श भाषा कवि की निरंतर सजगता, अभ्यासशीलता और नित नए भाषिक प्रयोगों से निर्मित होती है। उन्होंने क्या माना कि व्यक्ति को निरंतर अपने परिवेश, उससे जुड़े हुए कथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। जितना वो सजग होगा और उस परिवेश के प्रति सजग होने के फलस्वरूप निरंतर उस कथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, नए नए भाषिक प्रयोग करने चाहिए। जब वो ऐसा करता है तो उसके इन प्रयत्नों के फलस्वरूप ही आदर्श भाषा निर्मित होती है। यह आदर्श भाषा ही कवि की अनुभूतियों को सही शैली में अभिव्यक्त करती है। इलियट ने युग भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया, यानी आदर्श भाषा के लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो है युग भाषा। इलियट का मत है कि कविता की भाषा को युग भाषा के इतना निकट, युग यानी जिस युग में कवि लिख रहा है उस युग में, उस परिवेश में किस तरह की भाषा, कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है, कौन सी भाषा को समझने वाले समझ सकते हैं, आम आदमी समझ सकता है, उस भाषा को उन्होंने युग भाषा कहा। युग भाषा के इतना निकट होना चाहिए कि श्रोता या पाठक उसे सुनकर या पढ़कर ये कह उठे कि यदि मैं कविता में बात करता तो इसी प्रकार करता। यानी कवि के द्वारा कहा गया हर कथन श्रोता या पाठक को ऐसा लगे कि यदि वो इस परिस्थिति में होता और उसे अपनी बात कहनी होती कविता के रूप में, तो निश्चित रूप से वो इसी प्रकार के इस शब्दों का, इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता। यानी कवि की भाषा हर व्यक्ति को अपनी भाषा लगे,
ये थी उनकी युग भाषा की परिभाषा। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने इलियट के जीवन के विषय में जाना, उन परिस्थितियों के विषय में जाना जिनमें वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार के रूप में हमारे सामने आए, एक नए दृष्टिकोण को लेकर आलोचना के क्षेत्र में एक नए दृष्टिकोण को लेकर अवतरित हुए। अगले सत्र में हम परंपरा और निर्वैयक्तिकता के उनके सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसकी पृष्ठभूमि के जो बिंदु हैं, काव्य भाषा, शास्त्रवाद आदि, परंपरा के विषय में उनका क्या दृष्टिकोण था, इसकी जानकारी हम आज प्राप्त कर चुके हैं। अगले सत्र में हम पढ़ेंगे परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।